Subscribe to channel and press on the bell icon to never miss any update from All Exam Place. जय हिंद, जी जय सर। भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित खेरा। दोस्तों, आज हमारे साथ है मनीष शर्मा जी, जो कि रैंक 4 रेंजर हैं एमपीपीएससी 2020 में। इन्होंने रैंक 4 हासिल किया। तो मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। मनीष जी आज आपको यहाँ पे गाइड करेंगे अबाउट एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम एंड मेंस एग्जाम, कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक से पढ़ना है। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मनीष जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए। कहाँ से आपने स्टडी की, है ना, स्कूलिंग कहाँ से हुई है आपकी, कहाँ से आप हैं जी। सर बेसिकली मैं जैसे विदिशा से हूँ। मेरी स्कूलिंग भी जो है वो विदिशा से ही हुई है। उसके बाद मैंने 12th के बाद भोपाल से इंजीनियरिंग किया हुआ है। और इंजीनियरिंग के बाद क्या हुआ कि मेरा जैसे 2017 बैच से इंजीनियरिंग की मैंने। उसके बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ, एक एमएनसी कंपनी जो टीसीएस है हमारी, वहाँ पे प्लेसमेंट हुआ था। उसके बाद मैंने जो है वो 6-7 महीने वहाँ पे कार्य किया, और कार्य करने के बाद फिर मुझे लगा कि इससे क्यूबिकल वाली जॉब में तो मैं फिट नहीं आ पाऊंगा, पूरे मतलब लाइफ टाइम तो ये जॉब नहीं कर पाऊंगा। जी तो जी। उसके बाद मैंने और जगह संभावनाएं तलाशना शुरू की। तो कुछ मेरे कॉलेज के सीनियर्स थे जिनसे मेरी बात हुई, स्कूल के सीनियर्स। तो वो फॉर्चुनेटली जो है वो फॉरेस्ट सर्विस में ही थे। तो उन्होंने मुझे जो है फॉरेस्ट सर्विस के बारे में बताया। तो मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की। और चूंकि मैं उसी समय बीच में जो है वो टीसीएस छोड़ चुका था, तो उसी समय 2017 में जो है वो पटवारी भर्ती भी आई थी। तो मैंने पटवारी भर्ती का एग्जाम दिया, और एज एन अल्टरनेटिव प्लान बी के तौर पे कि पटवारी के साथ साथ मैं प्रिपरेशन भी करता रहूंगा, तो मैंने जो है वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और पटवारी मेरा क्रैक हो गया। और पटवारी फिर अभी जो वर्तमान में है, मैं पटवारी जॉब कर रहा हूँ। ओके। अभी पटवारी जॉब में रहते रहते फिर फॉरेस्ट की प्रिपरेशन, और इतना लंबा गैप इस एग्जाम में हुआ, क्योंकि मेंस जो है 1 साल बाद हुआ, फिर इंटरव्यू जो है वो भी 1 साल बाद हुए। तो ये जो 3 साल का गैप था, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब में थे तो एक बैकअप था आपके पास कि चलिए फाइनेंशियली उतनी दिक्कत नहीं है। बट इस बीच फॉरेस्ट सर्विस को मैनेज कर पाना, जॉब के साथ रह रह के पढ़ पाना, ये कितना मुश्किल रहा। मुश्किल तो सर होता ही है, क्योंकि यदि हम एक जॉब में हैं तो हमें जॉब के साथ भी जो है वो ऑनेस्टी करना है। हमें अपना काम भी करना है और साथ में प्रिपरेशन भी करना है, क्योंकि एक ड्रीम रहा है पहले से कि पीएससी करना है और फॉरेस्ट सर्विसेज में जाना है। बट फॉर्चुनेटली मेरे साथ एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हुआ कि काफी टाइम मिल गया। जैसे हम लोगों ने 2020 में, मतलब मैंने 19 में भी प्री दिया था, जो पहला पहला प्री जो 19 का था वो नहीं निकल पाया था, क्योंकि सीट बहुत कम थी। उसके बाद 20 के टाइम पे चूंकि कोविड आ गया, मतलब एग्जाम का नोटिफिकेशन आया, उसके बाद कोविड आ गया, तो एक ड्यूरेशन जो है 5 महीने का प्री के लिए मिल गया था। और उसके बाद जैसे प्री निकला, प्री हम लोगों ने किया, और प्री के बाद जब प्री निकला तो उसके बाद भी चूंकि एक बहुत लंबा गैप रहा, लगभग 1 साल का प्री और मेंस के बीच में गैप रहा। तो उस समय काफी टाइम मिल गया, तो जॉब के साथ करना थोड़ा इजी हो गया। और इसमें अधिकारियों का मेरे बहुत सपोर्ट रहा कि उन्होंने भी मतलब समझा कि हाँ ये स्टडी कर रहा है, तो उनकी तरफ से भी पूरा सपोर्ट रहा। और जहाँ मोटिवेशन कम होता था वहाँ उन लोगों ने मोटिवेट भी किया। तो पढ़ाई और पटवारी साथ साथ करते हुए जो है मैंने दोनों को बैलेंस किया। और इसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे, हम लोगों का एक पूरा ग्रुप बन गया था। तो हम लोगों ने मेंस की तैयारी भी वहाँ साथ की, और मेंस के बाद जो है वो इंटरव्यू की तैयारी भी साथ की। तो इससे आपस में जो है वो मोटिवेशन बना रहा, और जॉब के साथ थोड़ा इजी पड़ गया इसलिए। हाँ, प्रीलिम्स की तैयारी किस तरह से आपने की, किस तरह से सेल्फ नोट्स बनाए, किस किस बुक्स का आपने इस्तेमाल किया? क्योंकि देखा जाए तो जो प्रीलिम्स का सिलेबस है थोड़ा सा ब्रॉड है, क्योंकि उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और मेंस में ये चीजें आनी नहीं है आपको। तो किस तरह से मैनेज करके आप प्री को भी चले और सीसेट को भी लेके चला आपने साथ में? हाँ, इसमें एक चीज तो ये रहती है, जैसे मैंने 2019 का पहला प्री दिया हुआ था, तो मुझे एक चीज तो समझ आ गई थी कि सी सेट बहुत ही मतलब इस टाइप का होता है कि वहां पे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि आप कितना स्कोर कर सकते हो। और चूंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से इंजीनियर रहा हूँ, तो सी सेट में मुझे इतनी ज्यादा कभी दिक्कत वैसे आई नहीं है कि मैं अलग से उसकी प्रिपरेशन करूँ। बाकी जीएस पे ज्यादा ध्यान देना आवश्यक था, क्योंकि सीट्स जो थी वो ठीक ठाक थी। तो यदि जीएस में अच्छा स्कोर किया जाता और उसी समय पे जो है वो सी सेट में भी अच्छा स्कोर किया जाता, तो वो पॉसिबल था। तो 19 के मैंने अपने जो मेरा फेलियर था, 19 का जो प्री नहीं निकला था, वहां से मैंने सीखा। तो उसके लिए सर्वप्रथम जो हमारा एमपी होता है, क्योंकि अब आजकल क्या है कि एमपी का बहुत बड़ा पोर्शन आने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि 35 से 40% प्री में जो है वो आजकल एमपी का ही आता है। तो और चूंकि 2020 में जो है वो सिलेबस भी चेंज हुआ था प्री का, जहाँ पे कि आयोग आ गए थे, जो पहले एक्ट होते थे वो हट गए थे, आयोग आए, आईटी आया।
अब चूंकि मैं बैकग्राउंड से हूँ, मैंने टीसीएस में जॉब करी, तो आईटी भी मेरे लिए थोड़ा इजी पड़ गया था 2020 के सिलेबस में। और एमपी के लिए जो भी अपनी बेसिक कोई भी पब्लिकेशन है, मैंने एक कोई पब्लिकेशन उठाया, वहां से प्रिपरेशन की। और उसके बाद फिर एमसीक्यूज वगैरह जो होते हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर से देखे, एमसीक्यूज लगाए, ये सारी चीजें। एक चीज हम लोगों को, फॉरेस्ट वालों को मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि ध्यान रखना चाहिए कि चूंकि जीएस के जो ये पोर्शन है जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी हुआ, क्योंकि ये मैथ्स में नहीं आना है, तो इनको इतना ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है कि बहुत ज्यादा डीप में पढ़ा जाए या इस टाइप से किया जाए। तो इसके लिए कोई भी आप बहुत छोटी सी बुक उठा के, और यदि आप हो सके तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमसीक्यूज उसके लिए सॉल्व करना चाहिए। और मेरी एक चीज इसमें ये रही थी कि मेरी पढ़ाई का तरीका ये रहा है हमेशा से कि मैं एक बार जब रीडिंग करता हूँ तो मैं मार्क कर लेता हूँ कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है। जो चीज नहीं आता है उसके मैं नोट्स बना लेता हूँ कि इन चीजों को अब दोबारा पढ़ना, जो चीज मेरे को पहली रीडिंग में ही पता है तो उसको तो अब पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे आ रहा है। तो इस टाइप से। और सी सेट के लिए तो लास्ट के 5 या 10 दिन में जो थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स रीजनिंग वगैरह होती है वो करके इजिली हो जाता है। हाँ, हिंदी जैसे सीसेट में हिंदी के भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हिंदी को किस जी। तरह से प्रिपेयर किया जाए सीसेट के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट में दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं, तो उतना सीसेट भी इंपॉर्टेंट है जितना जीएस पेपर आपका इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी भी है, मैथ्स, रीजनिंग भी है, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन भी उसमें आते हैं। तो इनको किस तरह से डील किया जाए? हिंदी के लिए तो मेरा यही हमेशा से कहना रहा है कि यदि आप हिंदी को पढ़ रहे हैं, चूंकि हिंदी का एक बहुत बड़ा पोर्शन आने लगा है, जिसमें 20 क्वेश्चन तो जो है वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के आते हैं, और 20 क्वेश्चन अलग से वो लोग ग्रामर के देने लगे हैं। तो इसके लिए ग्रामर के लिए आप कोई भी एक बेसिक बुक उठाएं, जैसे हमारे व्यापम के जो एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत सारी पब्लिकेशन जो है वो बुक पब्लिश करती हैं। तो कोई भी एक बुक उठा के और प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखें आप, पिछले 2-3 सालों से जब से हिंदी आ रही है, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि सिनोनिम्स से एंटोनिम्स पूछ रहे हैं या ग्रामर में भी पूछ रहे हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस जी। टाइप के क्वेश्चंस को रिवाइज किया जाए, या फिर जैसे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हैं उनको जिस टाइप के आ रहे हैं वो याद किए जा सकते हैं। बाकी तो इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है सी सेट। कभी जैसे कि 2020 में उन्होंने इंग्लिश दे दी थी, उसके बाद 21 और 22 में उन्होंने 20 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर के देने लगे हैं। तो बहुत ज्यादा इसको तैयारी ना करके थोड़ा बेसिक बेसिक पढ़ लिया जाए। मेरे हिसाब से जीएस पे यदि ज्यादा ध्यान दिया जाए, और जीएस में 80+ यदि स्कोर किया जाता है, तो सी सेट में आजकल 80-85 स्कोर करना बहुत इजी हो जाता है। मतलब सी सेट इतना इजी उन लोगों ने कर दिया है। हाँ, जैसे इस बार हम लोगों ने प्रीलिम्स का कट ऑफ देखा, काफी हाई गया है, कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बच्चे किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखें और किस तरह से जो है अपने लक्ष्य को पाएं? मोटिवेट रखने के लिए मेरा एक सिंपल सा सुझाव ये रहता है हमेशा से, क्योंकि मैंने भी 2017 के बाद से प्रिपरेशन की है, एक लंबा समय हो गया है, 5 साल का। तो जब हम लक्ष्य डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे इस एग्जाम के लिए जाना है, तो हमको कभी नेगेटिव ये फील आनी नहीं चाहिए कि मेरा नहीं होगा। हमेशा जब हमने शुरू किया है, पर जब मैंने 2020 में फॉर्म भरा था, तो मेरा यही था, कभी ये नेगेटिव फील नहीं आई कि मेरा एग्जाम नहीं होगा। मैं ये सोच के हमेशा किया है कि फाइनल सिलेक्शन मुझे लेना है, चाहे वो प्री की प्रिपरेशन हो, मेंस की प्रिपरेशन हो, या इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो। तो एक इस तरीके से जो है वो एक माइंडसेट बना के कि इस बार जो है वो हमारा सिलेक्शन है, इस बार हमारी रैंक आनी ही है। और उसके बाद भी यदि कहीं भी फेल होते हैं एग्जाम्स में, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। हर हर चीज का एक समय होता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि हर व्यक्ति का एक पर्टिकुलर समय है, उस समय पे उस व्यक्ति को वो जॉब मिल जानी है। तो आप अपनी तरफ से जो है वो मेहनत करते रहें। अपने एंड से यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। इस बीच जब आपका प्री निकला, फिर मेंस जब आया, और फॉरेस्ट्री उस समय नया नया ऐड हुआ था, और किसी को पता भी नहीं था किस तरह से क्वेश्चंस उसमें पूछे जा सकते हैं और कितना हमें डिटेल में फॉरेस्ट्री पढ़ना है। साइंस जो था, हम देखते आ रहे थे कि लेवल टफ है, एनसीईआरटी लेवल का साइंस है। उसमें कुछ आपके नीट के बायो के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, नीट से लिए जा रहे हैं, नीट की बुक से लिए जा रहे हैं। तो किस तरह से फिर हमने मेंस के लिए प्रिपेयर किया? जैसे मेरा प्री निकला, तो प्री के बाद जैसे ही हम लोगों ने प्री दिया था, तो मार्क्स के मतलब मार्क्स से हमें पता चल गया था कि अब प्री निकलने वाला हम लोगों का। तो सबसे पहले तो प्री के बाद जो है वो हम लोगों ने रिजल्ट का वेट नहीं किया कि रिजल्ट कब आएगा और फिर प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। सबसे पहले जो बेसिक सब्जेक्ट थे, जैसे कि यदि उसमें 10 यूनिट्स हैं पार्ट बी में, तो पार्ट बी की 10 यूनिट में से हमने देख ली थी कि जो 6 यूनिट हैं वो तो बेसिक हैं, जो हम लोगों से मतलब पहले से करनी है, हम लोगों ने पहले पढ़ा भी हुआ है उसको, कभी ना कभी प्री में पढ़ा हुआ है या 11th 12th में पढ़ा हुआ है। तो हमने साइंस से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। साइंस के लिए मैं बेसिकली बताना चाहूँ तो साइंस के लिए यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो एनसीईआरटी इज बेस्ट है। 11th 12th की एनसीईआरटी में पूरा हमारा जितना भी सिलेबस है वो कवर हो जाता है। और एनसीईआरटी को ऐसा भी नहीं पढ़ना है कि पहले पेज से उठा के लास्ट पेज तक पढ़ना है।
जो हमारे बेसिक जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं टॉपिक, केवल उन्हीं को पढ़ें। पीएससी की सबसे अच्छी बात यही है कि पीएससी कभी भी अपने सिलेबस से बाहर नहीं पूछता है क्वेश्चन। तो हम लोगों ने साइंस से पढ़ना स्टार्ट किया, एनसीईआरटी उठाई, और एनसीईआरटी उठा के हम लोगों ने एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स थे वो कवर किए। इसके बाद बात आती है फॉरेस्ट्री की, क्योंकि फॉरेस्ट्री पहले कभी आया नहीं था, किसी ने पढ़ा नहीं था, तो इसके लिए रिसोर्सेज बहुत जनरली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो हम लोगों ने इसके लिए सबसे पहले जो भी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं, वो जो पुराने, जो मेरे जैसे मैंने बताया कि कुछ सीनियर्स हैं फॉरेस्ट सर्विसेज में, तो उनसे उनका मटेरियल, जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, या फिर जो एक स्टैंडर्ड बुक है मणिकंदन, उसमें हम लोगों ने जो है वो अपने जो भी सिलेबस के टॉपिक्स थे उनको सर्च किया और उनको स्टार्ट किया पढ़ना। उसके अलावा जैसे थर्ड जो यूनिट है जिसमें फॉरेस्ट लॉज एंड एक्ट हैं, तो उसके लिए तो आपको गवर्नमेंट की साइट से इजीली जो है वो सारे एक्ट और बेयर एक्ट जो होते हैं उनकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाती हैं। तो वहां से बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। और इसके बाद भी यदि आपको लगता है कि आपकी तैयारी नहीं हो पा रही इन सारी चीज़ों से, तो फिर आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप कहीं जाके किसी भी एक कोचिंग के नोट्स उठा लें। उसके बाद फिर जब आपने ये प्रिपेयर किया तो कितना कॉन्फिडेंस था आपके अंदर कि नहीं, प्री तो निकल गया, मेंस भी निकाल लेंगे? हाँ, हम लोगों के साथ एक अच्छी चीज ये हुई थी कि हम लोगों ने जैसे ही मतलब प्री का रिजल्ट दे, मतलब प्री किया, देख के आए हम लोग, तो हम लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप था, जो हमारे एक रेंजर साहब बने हैं उनके द्वारा बनाया गया था वो ग्रुप। तो उस ग्रुप से लगभग बहुत सारे लोग थे जिनका प्री निकल रहा था, तो हम लोगों ने एक स्पेशली फॉरेस्ट मेंस के लिए एक ग्रुप बना लिया था। और सबकी तरफ से जो जो भी जहाँ से रिसोर्सेज पढ़ रहा था वो अपने अपने रिसोर्सेज के बारे में वहाँ बता देता था। पहले कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था कि पता नहीं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था कि कौन किसकी तैयारी कितनी है। बट जैसे जैसे तैयारी होती गई, तो जैसे कभी बोर हो रहे हैं और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है किसी दिन, तो उस समय पे हम लोगों ने बिल्कुल एक तय कर रखा था कि ग्रुप के सारे मेंबर्स जो हैं वो 10-10, 15-15 क्वेश्चन डेली ग्रुप पे डालेंगे। तो यदि एक किसी बंदे का पढ़ने में मन भी नहीं लग रहा और उसको एक ग्रुप पे जो है 150 से 200 एमसीक्यूज मिल रहे हैं सॉल्व करने, तो मोबाइल चलाते चलाते भी कर लेता था। तो उससे दो चीज होती थी, एक तो उसका सिलेबस कवर होता था, दूसरा उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता था कि मेरा ये टॉपिक मैं पढ़ चुका हूँ, मैं ये टॉपिक के यदि क्वेश्चन लगा रहा हूँ तो मुझसे 10 में से या 15 में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप वहां से हुआ कि जब हम लोगों ने क्वेश्चन लगाए, एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए, तो वहां से पता चला कि हाँ, हम लोगों की तैयारी अब ठीक ठाक लेवल की हो गई है। और फिर हम लोगों ने रिवीजन करना स्टार्ट किया। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा मानना ये रहता है कि यदि आप जैसे ही एक बार कवर कर लें तो उसको वहां छोड़ते ना हुए, जब तक चीजों का पुराना रिवीजन ना हो तब तक आप आगे ना बढ़ें, क्योंकि रिवीजन आप नहीं करेंगे तो आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहना चाहिए। इंटरव्यू बिल्कुल। जब पता चला कि भाई मेंस में भी हो जाएगा, फिर आपका सबका पता ही है, जैसे मैंने सचिंद्र भाई का इंटरव्यू लिया, आशीष भाई का इंटरव्यू लिया, तो जो ग्रुप था वो कहीं ना कहीं बहुत आप लोगों का काम आया, और इंटरव्यू में भी सहायता मिली इसकी। इंटरव्यू में ये ग्रुप से काफी सहायता मिली। हुआ ये कि जैसे ही हम लोगों ने फिर एक और चीज इसके साथ स्टार्ट की कि जिसका मैं सबके मेंस हो गए थे और फाइनल के बाद सबको मार्क्स भी पता था, तो हम लोगों को पता था कि हाँ, मार्क्स अच्छी रेंज में है, तो अब इंटरव्यू पे हमको वर्क करना है। तो हम लोगों ने उसी ग्रुप से फिर एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि डेली हम लोग रात को जो है 2 घंटे, जितने भी लोग होते थे वो गूगल मीट पे जो है वो एक दूसरे का इंटरव्यूज लिया करते थे, या फिर जो करेंटली टॉपिक्स चल रहे हैं, या फिर जो फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे डेली हम लोग डिस्कस करते थे कि आज ये 5 टॉपिक उठाएंगे और शाम को मीट में डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग उनको तैयार करके आते थे, और फिर लास्ट लास्ट टाइम पे हमने ऐसा भी करा था कि जो भी हमारा डेफ है हर बंदे का जो है एक बार मीट पे इंटरव्यू हो जाए। तो इस टाइप से ग्रुप से तो काफी हेल्प मिली हम लोगों को, इंटरव्यू के टाइम पे काफी मिली, क्योंकि कुछ कुछ लोगों का ऐसा था कि उन्हें पहले बोलने की आदत नहीं थी। लेकिन चूंकि मीट पे एक दूसरे से कई बार बोला, क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए, उन लोगों का इंटरव्यू लिया, तो वो एक बोलने की हैबिट भी उससे हो गई, जिससे कि जो डर रहता है इंटरव्यू का वो डर चला गया। इंटरव्यू में किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए थे बोर्ड द्वारा, जहां पे आपको लगा कि मैं उलझ रहा हूं, या फिर ऐसे कुछ उलझाने वाले सवाल, या फिर बेसिक जो डेप्थ था उससे ही आपको पूछे गए? मेरे साथ इंटरव्यू में थोड़ा सा ये रहा कि चूंकि मेरा इंटरव्यू फर्स्ट डे ही था 26 को, जी। और मेरा इंटरव्यू हुआ शाम को 6:30 के आसपास, मेरे बोर्ड में सबसे लास्ट इंटरव्यू में ही था। तो अब होता क्या है कि जब 18-19 लोगों का वो इंटरव्यू ले चुके होते हैं, तो अच्छा उनके अच्छा। पास जनरली क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, वो थक भी जाते हैं और थोड़ा उन लोगों का शायद मूड भी ऐसा नहीं रहता। बट मेरे साथ एक इसमें एडवांटेज ये था कि मेरी हॉबीज थोड़ी अलग थी, डिफरेंट थी, और मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस था पटवारी, जो कि डेफ में लिखा हुआ था। तो उन लोगों को लगा कि हाँ, एक बंदा आया है जो जॉब से रिलेटेड है, तो इससे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मेरा जो 80 to 90% इंटरव्यू चला है वो मेरे जॉब पे चला, पटवारी पे।
उन्होंने पटवारी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे, काम के बारे में पूछा, या फिर किस तरीके की चीजें हो रही हैं वो सारी चीजें, या नई कौन सी एडवांसमेंट आए हैं, हम किस किस डिजिटली कैसे यूज कर रहे हैं इस चीज को, ये सारी चीजें पूछी। कुछ क्वेश्चन ऐसे लगे जो मुझे फंसाने वाले थे, जैसे मेरी हॉबीज पे, मेरी एक ट्रैवलिंग हॉबी था, तो एक बहुत ही अच्छा सा उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि आप पटवारी भी हैं और ट्रैवलिंग हॉबी भी करते हैं, तो रोड पे जो डिफरेंट माइलस्टोन्स होते हैं अलग अलग तरीके के, तो आप कौन सा माइलस्टोन किस कलर का होता है और किस लिए यूज किया जाता है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा था जहां मैं थोड़ा फंस गया था, क्योंकि इतना बेसिक मतलब इतना डेप्थ में पढ़ के मैं नहीं गया था कि लाल कलर का किस लिए होता है, नेशनल हाईवे के लिए कौन सा होता है और स्टेट हाईवे के लिए कौन सा होता है। बाकी सारे क्वेश्चन काफी अच्छे थे उनके, और लगभग मैंने सभी के आंसर दिए थे, तो इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर रहा मेरा। फैमिली सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3 साल का जो गैप था उस समय फिर फैमिली सपोर्ट भी एक इमोशनल सपोर्ट जो रहता है घर वालों का या फिर फ्रेंड्स का, तो वो किस तरह से काम आया आपके, क्योंकि इतना लंबा समय हो चुका था लेकिन आप ऑलरेडी जॉब में थे तो उतना टेंशन जो था वो नहीं होगा आपको। बट जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कोई किसी भी जॉब में नहीं है और एक रोजगार की तलाश कर रहा है फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम को लेके कि एक अच्छा रोजगार मुझे इसके माध्यम से मिल सकता है, तो वो खुद को किस तरह से मोटिवेट रखे, क्योंकि घर वालों का भी कभी कभी प्रेशर आता है कि यार तुमको 3 साल हो गए तैयारी करते करते, 4 साल हो गए तुम्हारा हो नहीं रहा, अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो किस तरह से खुद को मोटिवेट रखें बच्चे। एक तो इस चीज में सबसे पहला तो यह है कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अभी जो पीएससी की चल रहा है जो पूरा प्रोग्राम, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, 2019 से ही आप देख ही रहे हैं किस तरीके का चल रहा है। तो इस टाइम पे फैमिली का सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे मेरी फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला, मेरे मम्मी पापा या जो भाई लोग हैं उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट रहा। और दूसरा यह है कि हाँ, मेरे पास फाइनेंशियली मेरे को ऐसा स्ट्रगल नहीं था, बट एक दूसरी चीज आ जाती है जब आपके पास तो 4-5 साल से जॉब हो जाती है, कि थोड़ा सा शादी वगैरह के लिए प्रेशर आने लगता है। तो थोड़ा सा वो प्रेशर था कि जल्दी जॉब लगे तो फिर जल्दी शादी वगैरह हो, तो इस चीज में फिर फैमिली का यदि सपोर्ट होता है तो जो आसपास के सोसाइटी का प्रेशर होता है, तो एक फैमिली हमारे छाते का काम करती है कि वो प्रेशर खुद हैंडल कर लेती है और हमारे तक वो प्रेशर नहीं आने देती है। और इसी में जो है वो फ्रेंड सर्कल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि आप कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, कि वो भी जो है वो डिमोटिवेट हो जाएंगे या टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि जैसे मैं यदि जॉब कर रहा हूँ और मैं घर से दूर हूँ तो उनको वैसे ही चिंता लगी रहती है, और यदि मैं ऊपर से उनके साथ शेयर करूंगा कि मैं इस टेंशन में हूँ या ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और यही चीज यदि वो फ्रेंड्स हों जो वो खुद तैयारी कर रहे हैं, जिनके साथ खुद ये चीज चल रही है, तो वो आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग बन जाती है और आपस में एक दूसरे का सपोर्ट बहुत अच्छे से होता है। तो फैमिली प्लस फ्रेंड्स इन दोनों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी जर्नी में। हाँ, एक ऐसी चीज जिसने आपको सिलेक्शन तक पहुंचाया, जो आप शुरू से फॉलो करते आए, जो एक स्ट्रेटर्जी आपने अपनाई होगी, उस स्ट्रेटर्जी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से आपने ये ठान लिया था कि मेरे को इस अटेम्प्ट में तो निकालना है, और रैंक 4 मिली आपको, हाँ इतने अच्छे मेंस में मार्क्स थे आपके, इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स मिले, मैंने रिजल्ट देखा आपका, तो काफी अच्छा रहा, जी तो जी वो जी। एक स्ट्रेटर्जी क्या फॉलो किया आपने। मेरी स्ट्रेटेजी शुरू से ही थी कि जब मैंने, चूंकि मैंने 2018 में जब पटवारी ज्वाइन किया था, तो मुझे पता था कि मुझे इस चीज में तो नहीं रहना है, क्योंकि मेरी कैपेबिलिटी है तो मैं आगे बढ़ना ही है। और जैसे ही 2020 का फॉर्म आया तो मैंने वहां पे एकदम सोच लिया था कि इस बार इसमें एक पोस्ट मेरी ही है। मेरा स्टार्टिंग था कि चलो एसीएफ की पोस्ट लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ मार्क्स पे वहां पे रह गया मैं। बट ये चीज आपको दृढ़ निश्चय करना बहुत आवश्यक होता है कि हाँ, ये पोस्ट अब मेरी है, मुझे यहाँ से एक रैंक उठानी उठानी है। और उसके बाद फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, प्री के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाइए, मेंस के अकॉर्डिंग बनाइए। आप अपना सिलेबस उठाइए, उसमें देखिए कि क्या क्या मेरे वीक पॉइंट्स हैं। जैसे मेरा वीक पॉइंट बायोलॉजी था, मैंने कभी भी इससे पहले बायोलॉजी नहीं पढ़ा था, 12th तक भी मैथ बैकग्राउंड रहा, उसके बाद इंजीनियरिंग किया, तो बायोलॉजी कभी नहीं पढ़ा था, वो चीज़ एकदम नई थी और इतनी सारी चीज़ें थी, बायोलॉजी का सिलेबस भी काफ़ी बड़ा था। तो जो आपका सबसे वीक पॉइंट है आप उसको उठाइए, वहां पे आप देखिए कि आप कहाँ से क्या रिसोर्सेज आ सकते हैं। अब जैसे कि इसमें जो बायोलॉजी का सिलेबस था वो काफी डीप था, तो हम लोगों को यहाँ तक भी जरूरत पड़ी कि हम लोगों को, जैसे कि जो आपके यहाँ पे जो इंटरव्यू दिया था सचिंद्र भैया, उन लोगों ने फिर सभी को जो है वो बायोलॉजी के नीट के जो है वो नोट्स उपलब्ध कराए, जब हमको लग रहा था कि हमने उस लेवल की बायोलॉजी नहीं की है, तो फिर हमने नीट और जेई के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए वहां से, वो भी प्रिपेयर किए। तो आपको जहां भी लगता है कि जो आपकी वीक लिंक है, आप उसको बहुत अच्छा स्ट्रांग बना लीजिए। और हम लोगों ने फिर बायोलॉजी को इतना स्ट्रांग बना लिया था कि 10 में से करीब मेरे 8 या 9 बायोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में सही हुए। तो आप वीक लिंक को पकड़िए, वहां पे आप जो है वो उसको स्ट्रांग कीजिए, वो आपको नंबर फिर दिलाएगा।
वीक पॉइंट पकड़ना इंपॉर्टेंट है, जो वीक है उस पर पहले काम करना चाहिए। आ, आपकी जो जर्नी रही इस बीच, पटवारी, फिर पीसीएस, फिर पटवारी, फिर फॉरेस्ट सर्विस, अब फाइनल सिलेक्शन, इसके आगे की भी कोई जर्नी है? जी बिल्कुल, मैंने जैसे एसीएफ के लिए सोचा था कि मैं एसीएफ बनूंगा, तो बिल्कुल आगे जो है वो कंटिन्यू रहेगा। 2023 के लिए मैं लग गया हूँ कि 2023 में मुझे एसीएफ लेना ही लेना है। तो जर्नी तो चलती रहती है। फिजिकल अभी जैसे आप लोगों का होने वाला है, अभी जैसे कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि फिजिकल नहीं हुआ है, सर मेडिकल के बारे में पूछिए, फिजिकल के बारे में पूछिए, कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के काफी इंटरव्यूज में। तो मैं वही जानना चाहता हूँ, फिजिकल की तैयारी अभी किस तरह से चल रही है आपकी, क्योंकि 25 किलोमीटर की ये 4 घंटे में जो सफर है, किस तरह से इसको भी हम पूरा करेंगे? फिजिकल मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा टफ होता है, क्योंकि मैंने पहले भी देखा है। और हम लोगों ने क्या था कि जैसे हम लोगों को पता नहीं था इंटरव्यू की डेट्स आने तक, हमको ऐसा लगता कि 2018 तक क्या होता था कि इंटरव्यू के तुरंत एक दो दिन बाद ही फिजिकल और मेडिकल हो जाता था। तो हमें यही लगा था कि इंटरव्यू के तुरंत बाद जो है वो फिजिकल हो जाएगा। हम लोगों ने इसकी तैयारी पहले कर ली थी कि मतलब पहले चल के देखा हम लोगों ने, 8-10 दिन 10-10 किलोमीटर चला। उसके बाद एक दो बार हम लोग 25 किलोमीटर भी पूरा चले। तो इजीली जो है वो 3.25 से 3.5 घंटे में 25 किलोमीटर आ जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बहुत ज्यादा यदि फिजिकली वीक है तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी 25 किलोमीटर 4 घंटे में कोई बड़ा टास्क नहीं होता है, इजीली सबका हो जाता है। हम्म। और मेडिकल में इसमें कोई ज्यादा इश्यू होते नहीं है, जो आंखों का बस थोड़ा रहता है कि आप कलर ब्लाइंड नहीं हो और आपका चश्मा भी जो है वो -4 से ज्यादा ना हो, बाकी तो फिर सब चलता है। सब चलता है। आगे की क्या रणनीति होने वाली है बच्चों को लेकर, कि बच्चों को आप जैसे आप खुद सेलेक्ट हो गए, तो एक बच्चों के मन में ये रहता है कि जो टॉपर है या जो सेलेक्ट हुआ है उसका गाइडेंस हमें प्रॉपर मिलता रहे। तो क्या इन बच्चों को आप कहना चाहेंगे कि ये किस तरह से जो है अपनी रणनीति जो है लेकर चलें और आगे की और जो अपनी सफलता की ओर है वो आगे बढ़े? जी। इसमें सबसे पहले मेरा महत्वपूर्ण कहना यही है कि आप अपनी स्टेजेस के हिसाब से चलिए। जैसे कि आपको यदि फॉरेस्ट में ही जाना है, और अभी जैसे जो कोई 2023 के लिए ट्राई कर रहा है, तो 23 का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है और मेंस प्री में काफी टाइम है। तो आप अभी जो है वो थोड़ा मेंस का जो है वो सिलेबस कवर कर सकते हैं। और प्री के लिए मुझे लगता है कि लास्ट के 2 या 3 महीने काफी इनफ होते हैं, मोर देन इनफ होते हैं, क्योंकि जीएस कभी ना कभी हम लोगों ने पढ़ी हुई होती है। और प्री का भी मेरा मेन यही रहता है कि आप जीएस में इतना स्कोर कर लो कि सीसेट में आपको आवश्यक ना पड़े, क्योंकि आजकल ये होता है, मैंने 2022 का सीसेट देखा है, उसमें लगभग 85 से 90 तक हर बच्चा स्कोर कर रहा है, सिविल वाले भी इतना स्कोर कर रहे हैं सीसेट में। तो आप जीएस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि यदि आपके जीएस में वही 75-80 नंबर के करीब आ जाते हैं और सीसेट में यही 80-85 नंबर आते हैं, और दोनों मिला के कहीं आपके 150 या 155 होते हैं, तो इजीली हो जाता है। उसके बाद जब आप मेंस करो तो मेंस में भी सेम अपना सिलेबस उठा के, और टोटली नोट मेकिंग, मुझे लगता है कि नोट्स बनाना बहुत आवश्यक होता है इसमें। आपको पूरे नोट्स नहीं बनाने हैं कि आपको जो है वो एक तरीके से लिखना शुरू शुरू कर दो। मेरा हमेशा से रहा है कि आप सबसे पहले पढ़ो जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, उसमें जो आपको आता है कि हाँ ये मेरी फर्स्ट रीडिंग में मेरे से बन रहा है, तो उस चीज को आप बिल्कुल छोड़ दें। जो आपको टफ लग रहा है उसको आप जो है वो शॉर्ट नोट में लिख लें, तो वो बाद में आपको रिवीजन के लिए बहुत, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रिवीजन बहुत ज्यादा आवश्यक है कि किसी भी एग्जाम में लिए। तो आप पूरी बुक उठा के जो है वो 10 के 10 सब्जेक्ट की बुक उठा के आप दोबारा रिवीजन नहीं कर सकते हैं लास्ट के 10 दिन में। इसके लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप जहां आपको जो चीजें टफ लग रही हैं उनके आप बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, और उन शॉर्ट नोट्स का जो है वो बार बार रिवीजन कीजिए लास्ट में। जाते जाते मनीष जी, बहुत शानदार आपने बात बोली बच्चों के लिए, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। उम्मीद करता हूँ इन बच्चों को भी अच्छी लगे। और अभी आप लोगों की ट्रेनिंग ट्रेनिंग तो फॉरेस्ट की, मतलब माशाल्लाह, सब यही कहते हैं कि इससे बेस्ट ट्रेनिंग शायद किसी और सर्विस की नहीं होती जितनी फॉरेस्ट सर्विस की होती है। तो ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस बेस्ट भी, पार्ट सर यही है। हाँ, ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस भी मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप शेयर करेंगे हमारे बच्चों के साथ। और जाते बिल्कुल जाते बिल्कुल मनीष सर। जी, कुछ मोटिवेशन एक और बार बच्चों को जो आप समझाना चाहें कि किस ध्यान ना भटकाएं बच्चे, क्योंकि बच्चों का क्या है ना, ध्यान बहुत भटकता है। मेरे भी काफी सारे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सर मन नहीं लग रहा पढ़ने में, सर पता नहीं होगा कि नहीं, सर छोड़ दूंगा तैयारी, सर कट ऑफ इतना हाई गया, जैसे 2022 का कट ऑफ, 21 का कट ऑफ, 22 का कट ऑफ बहुत हाई चला गया। तो बच्चे यही बोल रहे हैं, सर हमारे इतने मार्क्स से रह गया, क्या सर तैयारी छोड़ दें, क्या पोस्ट भी कम थी, 15 पोस्ट आई बस, है ना, तो क्या सर तैयारी नहीं करें आगे? तो इन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरा यही कहना रहेगा कि 15 पोस्ट हो, 20 पोस्ट हो, 100 पोस्ट हो, 200 पोस्ट हो, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। यदि हमारा एक एम है कि मुझे फॉरेस्ट सर्विस में जाना ही है,
तो फिर हमें तैयारी करनी है, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यदि हमने तय कर लिया हमें वहीं जाना है, तो आप पोस्ट से बिल्कुल ना घबराएं कि 10 पोस्ट है, 15 पोस्ट है। 2019 में 6 पोस्ट थी, वहां भी 6 लोगों ने ACF ली ही है, और वो भी प्री मेंस और इंटरव्यू सब निकाल के ली है। तो पोस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा यही है कि आपको असफलताओं से घबराना नहीं है। हम लोग भी बहुत टाइम, जैसे मैंने 2017 में ग्रेजुएशन किया, अब 2023 में आके मुझे पोस्ट मिली है। तो सब जो है वो जीवन में असफल होते हैं। किसी का, जैसे हमारे कई कई मित्र हैं जो इस बार 2000 मतलब काफी अच्छे मेंस में मार्क्स होने के बाद इंटरव्यू में रह गए हैं, तो वो भी दोबारा मेहनत कर ही रहे हैं। तो आपको मेहनत करते रहना है, सफलता आपको बिल्कुल मिलेगी। बस आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए, उस स्ट्रेटेजी पर चलते रहिए। आप एक बहुत अच्छा अपना स्टडी ग्रुप बनाइए। ग्रुप एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप स्टडी आप करते हैं तो आपको भी फायदा होता है, आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी फायदा होता है। तो एक आप अच्छा प्रोडक्टिव ग्रुप बनाएं जो सभी पढ़ते लोग हों, जो सभी साथ में तैयारी करें। आप अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें कि आपको हाँ यही करना है। और कहीं भी यदि वीक पॉइंट लगता है तो इंटरनेट पे आजकल सारे डाउट्स के लिए अवेलेबल हैं, तो आप इजीली वहां से इंटरनेट से कुछ भी चीजें जो है वो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सेशन जो है बहुत अच्छा लगा हो, सर की बातें समझ आई हो। क्योंकि अब ऑलरेडी मनीष जी एक अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वो आगे भी बोल रहे हैं कि मेरे को ACF लेना है, तो ACF की मैं तैयारी जो है निरंतर जारी रखूंगा। तो इससे यही सीख मिलती है बच्चों, सीखने की जरूरत है आपको कि तैयारी करते रहिए। सर ने एक ही चीज बोली, पोस्ट कम हो फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके अंदर जुनून है कि फॉरेस्ट नहीं जाना है तो लगे रहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को सेशन अच्छा लगा हो। अगर लगा हो तो सर को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। आईडीज के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, और मार्गदर्शन सर आगे भी आपका करते रहेंगे। आप इन्हें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्रेनिंग जो होती है, जो सबको जानना है, सबको मतलब मन में है कि ट्रेनिंग क्या होती है, तो ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस भी सभी जो हमारे साथी हैं वो भी शेयर आपसे करते रहेंगे अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा सर को। और इसी तरह के और भी टॉपर्स के इंटरव्यू, सर के जितने फ्रेंड्स हैं वो भी इस चैनल पर आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिनके पास मोटिवेशन की कमी है उनसे। तो मिलूंगा जल्द आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और मनीष शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बच्चों के मार्गदर्शन के धन्यवाद लिए सर। जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद जी बच्चों, जी सर, मिलूंगा धन्यवाद। जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।